Hello everyone. So in today's lecture, it means the lecture number 17th of the chapter number 5, we are going to discuss a topic which is of your NCERT syllabus according textbooks topic, right? So please pay attention as it can be asked in theoretical questions also and MCQ as well, right? तो ये topic है वो ध्यान से देखना, okay? Now the topic name is first of all genetic disorders. So now as you all know we are in the end of the chapter. So here we are going to discuss about some diseases, but before starting the diseases, one concept is there called pedigree analysis. So through this pedigree analysis we can identify the hereditary of the genetic disorders which can happen to the new generations. राइट तो इसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर पास्ट में यानी कोई भी जनरेशन में सपोज कोई जेनेटिकल हिस्ट्री है डिसऑर्डर्स की, राइट, तो वो पास ऑन में भी फ्यूचर में हो सकती है अपकमिंग ऑफस्प्रिंग में. तो इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबिलिटीज है और ऐसा कुछ है कि नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक विच इज पेडिग्री एनालिसिस. ओके और ये जो टॉपिक है वो टेक्स्ट बुक का है. इट मीन्स कि ये थ्योरी में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? सो इट इज अ स्टडी ऑफ एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ मैन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस. इसमें हम ये देखते हैं कि आगे की जो भी जनरेशन है उसमें से कोई जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी प्रेजेंट है और अगर है तो उसके आने के फ्यूचर ऑफस्प्रिंग में चांसेस कितने हैं और किस तरह के हैं. तो ये हम देख सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, ड्वार्फिज्म यानी हाइट छोटी होना जिसको ड्वार्फ बोलते हैं, राइट. सो ड्वार्फिज्म, अल्बिनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया एक्सेट्रा. ये डिसीज हम देखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस एंड ऑल, हीमोफीलिया एंड ऑल लेटर ऑन. अभी इस टॉपिक में हम इसके बारे में डिसीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ ये एग्जांपल याद रखो. सो पेडिग्री एनालिसिस है, उसमें इस तरह के डिसीज है उसको हम चेक कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन में होने के चांसेस है या नहीं है. सो दिस काइंड ऑफ डिसीज आर जेनेटिकली ट्रांसमिटेड कैरेक्टर्स. They have some characters which can be genetically transmitted from one generation to another, and that we can observe by this pedigree analysis. So to study and analyze them, a pedigree of a genetic facts or we can say data and following symbols are used. तो ये कुछ ऐसे disorders हैं वो होने के chances है या नहीं है फ्यूचर जनरेशन में, वो हम देख सकते हैं किसकी मदद से? पेडिग्री एनालिसिस की मदद से. और ये पेडिग्री एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं? सो फॉर दैट वी नीड टू लर्न सम सिंबल्स विच आर यूज्ड इन पेडिग्री एनालिसिस. ओके तो आपको ये सिंबल्स हैं वो याद रखने हैं क्योंकि उसकी मदद से ही हम लोग आगे पेडिग्री एनालिसिस पूरा है वो कर पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सिंबल्स विच आर यूज्ड इन दिस पेडिग्री चार्ट. सो लेट्स हैव फर्स्ट सिंबल विच इज यूज्ड इन पेडिग्री. ओके अब ये सिंबल स्टार्ट करने से पहले ये आपको सारे सिंबल्स है वो ऑब्वियसली थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए तो याद रखने ही रखने हैं, बट ये आपको सिंबल्स है वो एमसीक्यू के लिए भी याद रखने, क्योंकि आपको एमसीक्यू में सिंबल देके पूछ सकते हैं कि दिस सिंबल डिनोट्स फॉर व्हाट, राइट. और आपको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं कि इसका सिंबल क्या होगा. सो आउट ऑफ 4 ऑप्शन यू हैव टू चूज 1, राइट, एमसीक्यू के लिए. तो आपको उस हिसाब से भी ये लर्न करना है. सेकेंडरी थिंग, ये सिंबल्स है उसमें से आपको कुछ 4 या 6 कुछ सिंबल्स हैं उसकी साइन से वो आपको पूछी जा सकती है 2 मार्क क्वेश्चन में. तो आपको कोई भी 6 सिंबल्स है वो पूछ सकते हैं और वो क्वेश्चन हो जाएगा थ्योरी में 2 मार्क का, राइट. तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी पूरी थ्योरी है पेडिग्री एनालिसिस की वो पूरी थ्योरी एक साथ ही पूछी जाए. आइदर 3 और 4 मार्क्स है देन पूरी थ्योरी पूछी जाएगी. अदरवाइज अगर उनको 2 मार्क्स में किसी भी पेपर में पूछना है आपको, राइट, वेदर इट इज टेस्ट और योर बोर्ड एग्जाम, तो ये 2 मार्क में इस तरह से भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन. ओके सो बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिंबल्स. वेरी फर्स्ट इज द स्क्वायर साइन. ये स्क्वायर है जो कि डिनोट करता है नॉर्मल मेल को.
यानी नॉर्मल मीन्स उनको कुछ डिसीज नहीं है, ठीक है। तो हम स्क्वायर से उसको डिनोट करेंगे मेल को, ये आपको याद रखना है थरोली। देन सेकंड है सर्कल, राउंड, जो कि डिनोट करता है नॉर्मल फीमेल को। ओके, सो नॉर्मल मेल एंड फीमेल स्क्वायर एंड राउंड से हम डिनोट करेंगे। अब थर्ड सिंबल है जो कि स्क्वायर को अगर हम थोड़ा टेढ़ा कर दे तो इस हिसाब से कुछ साइन है वो बनेगी, है ना। ये डिनोट करता है फॉर द अनस्पेसिफाइड सेक्स, इट मीन्स इट इज नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल, यू कैन से मिक्सचर ऑफ बोथ, राइट, ट्रांसजेंडर्स जिसे हम बोलते हैं। सो फॉर दिस वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ सिंबल्स। ओके, सो दे आर, वो मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, दोनों के कैरेक्टर्स भी हैं। और एल्स समटाइम्स, जो कि मैं आगे आएगा वो सिंबल तब बात करेंगे, कई बार ऐसा होता है चाइल्ड की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 2 और 3 मंथ्स में ही कुछ अबॉर्शन हो जाता है, वेदर नेचुरली और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, राइट। तो उस टाइम पे भी अभी तक पूरा जो फीटस है वो नहीं बना होता है, तो पता नहीं चलता है कि ये बच्चा था, जो भी फीटस था वो मेल था या फीमेल था। तो इन दैट केस ऑल्सो वी कैन यूज दिस सेक्स अनस्पेसिफाइड सिंबल। ओके, बट उसका एक अलग से सिंबल भी है जो कि हम पढ़ेंगे अभी। Okay, so clear this 3 symbols, male, female and unspecified sex. Okay, now the fourth sign is of both male and female but affected individuals. तो अगर उनको कोई जेनेटिक डिसीज है या फिर हमें कोई डिसीज से डिनोट करना है, देन वी हैव टू फिल इट अप। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेल के लिए ये स्क्वायर की ही साइन रहेगी, फीमेल के लिए सर्कल ही रहेगा, बट उसको हमें क्या कर देना है, पूरा फिल कर देना है। इट मीन्स दे आर अफेक्टेड फ्रॉम समथिंग, सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, ठीक है। ओके, नाउ द फिफ्थ साइन, जो फिफ्थ साइन है वो डिनोट करती है अबाउट द मैरिज बिटवीन द 2 इंडिविजुअल। तो जैसे कि ये मेल है, स्क्वायर है, राइट, सेकंड है सर्कल, इट मीन्स फीमेल। अब इन दोनों के बीच में अगर हम ये स्ट्रेट लाइन कर दे, देन इट मीन्स मैरिज बिटवीन 2 ऑफ देम। क्लियर। सो फिफ्थ सिंबल है मैरिज दिखाने के लिए बिटवीन द 2। नेक्स्ट सिक्स्थ सिंबल है सेम जैसे कि मैरिज में ही हमने दिखाया सिंबल, बट हियर वी ड्रॉ 2 लाइन्स इंस्टेड ऑफ 1। Why 2 lines? This 2 lines suggest consanguineous marriages. Now what is consanguineous marriages? So it is a marriage between the relatives, blood relatives जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो जैसे कि कजिन्स हो गए, तो ये क्यों अलग से दिखाना जरूरी है, हम मैरिज ही क्यों नहीं दिखा सकते हैं। सो हियर इन दिस केस, मान लो अगर कोई 2 पर्सन है यानी मेल एंड फीमेल, वो ब्लड रिलेटिव्स है। ब्लड रिलेटिव्स मीन्स एक ही फैमिली के हैं, ठीक है, जिसके एंसेस्टर है वो सेम है, यानी दादा परदादा जो भी है वो सेम है, ठीक है, यानी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इससे कोई 2 इंडिविजुअल है, अभी उनके बीच में सपोज मैरिज हो रहा है। सो हियर व्हाई वी नीड टू इंडिकेट दिस काइंड ऑफ सिंबल स्पेसिफिकली, इट इज बिकॉज कि एक ही फैमिली हिस्ट्री है, यानी दोनों की सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके एंसेस्टर हैं वो सेम है। तो अगर मान लो किसी की फैमिली हिस्ट्री में ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के हिस्ट्री है, कुछ चांसेस थे पहले, मतलब थे किसी को, ठीक है, एंसेस्टर में से किसी को ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे, तो उसका मतलब कुछ जीन्स है वो इन दोनों में आए होंगे, मेल एंड फीमेल दोनों में, राइट। तो अभी ऐसे केस में फर्दर जनरेशन के, यानी जो भी नई जनरेशन आएगी उसमें ये डिसीज होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि मदर एंड फादर बोथ आर अफेक्टेड विद द सेम काइंड ऑफ जीन्स, अफेक्टेड जीन्स, राइट, क्योंकि उनकी हेरिडिटी में उन दोनों को मिला है, मदर एंड फादर को, यानी जो लड़का और लड़की है उन दोनों को। दैट इज वाई, जैसे कि हमारे समाज में एक चीज होती है कि रिलेटिव से या कजिन से उनके बीच में मैरिज नहीं होते हैं, राइट, यानी सेम फैमिली में मोस्ट ऑफ द टाइम मैरिज नहीं होते हैं, अनदर फैमिली में किए जाते हैं। ये क्यों, तो ये इसका ये एक साइंटिफिक रीजन भी है कि मान लो अगर किसी की फैमिली में कुछ ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री है, देन उन दोनों में ये कुछ जीन्स है वो डिफेक्टिव पाए जाएंगे। और मान लो ऐसे 2 पर्सन है वो मैरिज करते हैं और दोनों के डिफेक्टिव जीन्स से वो अगर चाइल्ड में आ गए, देन उसमें ये सिवियरिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ रेसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें दोनों रेसेसिव एलील, एक जीन के 2 एलील होते हैं, यह भी आपको पता है, राइट। तो ये दोनों एलील्स अगर प्रेजेंट हो तो ही डिसीज होता है, सिर्फ एक एलील प्रेजेंट हो तो वो कैरियर कहलाते हैं, उनको खुद को डिसीज नहीं होता है, बट वो पास ऑन कर सकते हैं, ये डिफेक्टिव एलील है वो नेक्स्ट जनरेशन में। तो मान लो अगर ऐसे कोई मदर एंड फादर है जिनमें ये एक एलील है डिफेक्टिव, जो कि उनको अपने एंसेस्टर से मिला है हेरिडिटी में,
तो उन दोनों को तो डिसीज नहीं होगा क्योंकि उनके पास एक एक एलील ही ऐसा डिफेक्टिव है, दूसरा एक है तो वो नॉर्मल है, ठीक है, जो कि डोमिनेंट है, तो उन दोनों में वो कोई डिसीज कंडीशन है वो नहीं दिखाई देगी। बट जब ये दोनों रेसेसिव मान लो बाय चांस मिल गए नेक्स्ट जनरेशन के सेल में, राइट, तो अभी दोनों है वो डिफेक्टिव आ गए, तो अभी जो नया फीटस होगा, नया चाइल्ड होगा, उसमें ये डिसीज है वो देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? सो दैट इज वाई दिस कंसेंजीनियस मैरिजेस आर मोस्टली सेड दैट टू बी अवॉइडेड, राइट? वाई? बिकॉज अगर फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है देन फर्दर जनरेशन में ये आने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द टाइम दे सजेस्ट दैट don't do the consanguineous marriages or else do some different families, do marriage with different families. So that's why अगर एक में हिस्ट्री है भी तो हो सकता है दूसरे में हिस्ट्री ना हो, तो एक पेरेंट है वो उसके पास सारे नॉर्मल जीन्स हो तो चांसेस है कि बच्चे में नेक्स्ट जनरेशन में फीटस में नहीं आए ऐसे डिफेक्टिव जीन्स। ओके, सो दैट इज वाई हम जब पेडिग्री एनालिसिस करते हैं यानी फैमिली हिस्ट्री है वो स्टडी करते हैं, तब ये दिखाना जरूरी होता है कि अगर किसी कपल के बीच में कंसेंजीनियस मैरिजेस तो नहीं हुए हैं, राइट? सो दैट इज वाई दिस सिंबल इज देयर। ओके, नाउ नेक्स्ट 7th symbol which denotes the death of an individual. So here what we need to do, जैसे कि मेल को हम स्क्वायर से दिखा रहे हैं, फीमेल को सर्कल से, राउंड से, राइट? अब उन दोनों में अगर हम ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि आप देख ही रहे हो सिंबल में वो अगर ड्रॉ कर दे देन इट मीन्स दे डाइड, राइट? तो डेथ दिखाने के लिए ये सिंबल हम यूज करेंगे वेदर मेल और फीमेल। नेक्स्ट 8th है सेम मेल एंड फीमेल, बट ये हाफ फिल किया हुआ है, पूरा फिल करते हम तो वो सजेस्ट करता है कि उनको डिसीज हो गया है, राइट? बट हाफ फिल किया उसका क्या मतलब है? सो इट शोज हेट्रोजाइगस फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है? तो वो हेट्रोजाइगस है यानी 2 एलील्स डिफरेंट है यानी 1 डोमिनेंट है और 1 रिसेसिव प्रेजेंट है, और जो कि चांसेस है उनमें से क्या ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर की, यानी वो कैरियर है वन काइंड ऑफ, कि उनमें एक एलील है वो जैसे कि डिसीज कॉज करने के लिए इनफ होता है, दूसरा नहीं है, दूसरा नॉर्मल एलील है, एक है वो डिफेक्टिव एलील है जीन का, ठीक है? तो ये डिनोट करता है। ओके, नेक्स्ट है 9th सर्कल और उसके बीच में डॉट, जैसे कि अभी हम ये फीमेल के लिए दिखा रहे हैं। सो इट शोज कैरियर फीमेल ऑफ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव कैरेक्टर और वी कैन से रेसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड होता है जैसे कि एक्स क्रोमोसोम के थ्रू जो भी डिसीज हो सकते हैं उसके बारे में बात है। तो मान लो ये कैरियर है फीमेल को, यानी उनको खुद को डिसीज नहीं है बट इट कैन ट्रांसमिट द डिसीज्ड एलील्स टू देयर नेक्स्ट जनरेशन, तो उसको हम 9th सिंबल के थ्रू डिनोट करेंगे यानी सर्कल और बीच में छोटा सा डॉट। Clear? Now the next 10th symbol which is a straight line and at the end full stop. तो ये डिनोट करता है abortion और stillbirth which means sex unspecified, यानी ये अबॉर्शन अगर दिखाना है हमें किसी भी फैमिली में किसी भी कपल को, सपोज अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो ऐसे डिनोट करके हम दिखाएंगे। ये अबॉर्शन है वो इंड्यूस भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, यानी नेचुरली भी अबॉर्शन हो सकता है और कई बार जानबूझ के करवाया भी होता है अबॉर्शन इफ दे डोंट वांट द चाइल्ड। सो इस केस में यानी अबॉर्शन ही है वेदर नेचुरल और इंड्यूस्ड, तो हम साइन है वो ऐसे दिखाएंगे, ऐसा सिंबल है वो दिखाएंगे। और स्टिल बर्थ यानी इमेच्योर चाइल्ड है, जैसे कि उसको अबॉर्शन ही बोल सकते हैं मदर वे में, कि पता नहीं चल रहा है कि चाइल्ड क्योंकि उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ गर्ल और अ बॉय, राइट? तो उसको हम इस हिसाब से डिनोट करेंगे 10th सिंबल की तरह, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट नंबर 11। अब अगर पेरेंट्स और नेक्स्ट जनरेशन यानी चिल्ड्रंस को अगर दिखाना है देन हाउ वी कैन शो। सो दिस इज द सिंबल, जैसे कि मान लो ये स्क्वायर है यानी फादर, ये सर्कल है यानी मदर, ठीक है? बीच में हमने ये लाइन ड्रॉ की, इट मीन्स मैरिज। सो फादर एंड मदर, अभी उनकी अगर नेक्स्ट जनरेशन हमें दिखानी है यानी उनको कितने चिल्ड्रंस हैं, सो हियर, सो इन बिटवीन दिस स्ट्रेट लाइन हियर वी हैव टू ड्रॉ एंड अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ, यानी जो सबसे बड़ा हो यानी सबसे पहला बर्थ जिसका हुआ है वेदर गर्ल और अ बॉय, तो वो हम पहले दिखाएंगे
देन सेकंड, देन थर्ड, लाइकवाइज। तो जैसे कि हमने ये एक एग्जांपल लिया है तो उसको ही हम बता रहे हैं। जैसे कि ये दोनों जो कि पेरेंट्स हैं उनके 3 चाइल्ड हैं, ठीक है। सबसे बड़ा है लड़का, है ना, बॉय चाइल्ड है वो सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि इधर हमने देखो फर्स्ट ये स्क्वायर किया है, तो सबसे पहले लड़का हुआ, देन अ गर्ल, देन अगेन अ गर्ल। ओके, तो गर्ल है तो आपको पता ही है अभी सर्कल दिखाना है हमें, अगर बॉय है तो स्क्वायर करना है साइन में, राइट। तो इस हिसाब से ये 3 चाइल्ड, बट आपको ये ऑर्डर है वो याद रखना है कि बर्थ के अकॉर्डिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको आगे ड्रॉ करना है। यानी जिसका सबसे पहले बर्थ हुआ है वो लेफ्ट हैंडेड साइड सबसे पहले ड्रॉ किया जाएगा, देन आफ्टर राइट साइड, ठीक है। जितने भी अभी सपोज चाइल्ड हैं, 3 है, 4 है, वट एवर, राइट। तो इस हिसाब से आपको दिखाना है। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट 12th सिंबल। तो अगर आपको चाइल्ड को इफेक्टिव यानी उसको कुछ डिफेक्ट है, कुछ डिसीज कंडीशन है, कुछ भी दिखाना है, तो हियर इज द सिंबल। तो ये है पेरेंट विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विथ डिसीज। तो अगर कोई भी डिसीज से अफेक्टेड है तो क्या करना है, उसको पूरा फिल कर देना है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया, ठीक है, सिंबल नंबर 4 में। तो इधर मान लो ये दोनों पेरेंट है, उनको एक ही चाइल्ड है जो कि लड़का है, ठीक है। अभी उसको डिसीज है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को फिल कर देंगे। इट मीन्स मदर एंड फादर है वो नॉर्मल है, उनको कोई डिसीज नहीं है, बट उनके बच्चे को यानी उनके चाइल्ड को कुछ डिसीज है, ठीक है। तो ये हो गए 12 साइंस। नाउ नंबर 13 सिंबल में, तो ऐसे साइन करके बीच में हम कुछ नंबर लिख रहे हैं, ठीक है। इधर 5 लिखा है फॉर एग्जाम्पल, सो इट मीन्स 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स। तो अगर मान लो आपको 5 ऑफस्प्रिंग है यानी 5 बच्चे हैं किसी कपल के, तो उनको एक साथ अलग अलग से नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको नंबर ही पता करने हैं। सो हियर यू कैन डायरेक्टली राइट, अलग अलग से 5 दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट है पेडिग्री चार्ट की, सो यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो। जैसे कि अभी आगे के एग्जाम्पल मैंने दिखाया कि पहले लड़का, फिर लड़की, फिर अगेन लड़की, इसी हिसाब से अगर आपको अलग अलग से नहीं दिखाने हैं, देन यू कैन राइट डायरेक्टली 5। तो इसमें ये स्पेसिफाई नहीं होगा कि आउट ऑफ 5 कितने बॉय है और कितनी गर्ल है, बट अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो इस तरह से डायरेक्ट नंबर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन द लास्ट सिंबल, सिंबल नंबर 14, विच इज ऑफ अ ट्विन चाइल्ड, ठीक है। अगर ट्विन्स हैं, जुड़वा हैं, तो उसके लिए अब नाउ इन केस ऑफ ट्विन देयर इज 2 पॉसिबिलिटीज, मोनोजाइगोटिक कंडीशन एंड डाइजाइगोटिक कंडीशन, ठीक है। तो ट्विन्स है वो 2 तरह के होते हैं, जिसको हम आइडेंटिकल्स भी बोलते हैं कई बार। सो मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल होते हैं यानी ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर, ठीक है, एकदम से देखने से सिमिलर ही लगेंगे, दोनों चाइल्ड हैं जो भी ट्विन है वो, तो मोनोजाइगोटिक एंड उस तरह से डाइजाइगोटिक। अभी हम ये ट्विन की डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इधर हम लोग सिंबल्स पढ़ रहे हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। किस हिसाब से, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि 2 एक सेल्स है वो बन जाते हैं, 2 अलग अलग फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो बर्थ है वो दोनों का साथ होगा दोनों चाइल्ड का, ट्विन का, बट ये दोनों है वो बने अलग अलग जाइगोट से हैं, ठीक है, डाइजाइगोटिक कंडीशन। और कई बार ऐसा होता है कि सिंगल जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और आगे जाके वो 2 में स्प्लिट हो जाता है, यानी पहले एक ही जाइगोट बना था, फिर वो टूट के 2 में डिवाइड हो जाता है। सो देर आर मेनी कंडीशंस एंड मेनी पॉसिबिलिटीज, हियर वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, बट दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि इस तरह से कुछ ट्विन का फॉर्मेशन है वो अलग अलग तरह से होता है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन के लिए हमारे पास अलग अलग सिंबल्स होते हैं। जैसे कि अगर मोनोजाइगोटिक कंडीशन थी ट्विन की, देन वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पे सपोज पेरेंट है, उनके चाइल्ड हम दिखा रहे हैं, तो ये 2 लड़के और 2 लड़कियां, बट इफ इट इज मोनोजाइगोटिक देन हम इन दोनों के बीच में भी एक लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बट इफ इट इज डाइजाइगोटिक देन इस तरह से हम दिखा रहे हैं, आइदर 2 मेल चाइल्ड, 2 फीमेल चाइल्ड, और 1 मेल एंड 1 फीमेल, और 1 बॉय एंड 1 गर्ल वी कैन से, राइट। बट उसके बीच में हम लाइन है वो नहीं ड्रॉ करेंगे अगर डाइजाइगोटिक कंडीशन थी। तो मोनोजाइगोटिक कंडीशन है तो उनके बीच में भी हम लाइन है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो हियर दिस इज ऑल अबाउट द सिंबल्स, ठीक है। तो ये इतने सिंबल्स है वो हमने देख लिए, इनमें से कुछ 5 या 6 ही आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, बाकी के एक्स्ट्रा है, बट दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। पेडिग्री चार्ट में ये सारे सिंबल्स यूज होते हैं, तो आपको ये याद ही रखने, ओके। सो पेडिग्री एनालिसिस प्रोवाइड्स
valuable informations regarding genetical makeup of a human beings. If any genetic disease is occurring in a family, then pedigree analysis provides guidance to forthcoming parents about their future progenies. ठीक है, तो अगर कोई भी फैमिली में हिस्ट्री है तो इसकी मदद से नए पेरेंट जो भी हैं बनने वाले हैं, उनकी नई जनरेशन आने वाली है, उनको ये पता चल सकता है कि उनके बच्चे में ये डिसीज होने के चांसेस है या नहीं है. ठीक है, बट ये कब पता चलेगा? जब हम फैमिली हिस्ट्री है वो लर्न करेंगे कि फैमिली में किसी को नहीं था ऐसा डिसीज, जेनेटिक डिसीज, राइट. जिसका एक एग्जाम्पल है पॉलीडिक्टिली इन ह्यूमंस. पॉलीडिक्टिली मीन्स मोर फिंगर्स. जैसे कि नॉर्मली हाथ की अगर हम बात करें तो 5 फिंगर होती है, किसी किसी में आपने देखा होगा 6 होती है उंगलियां. ठीक है, वो एकदम से नॉर्मल नहीं दिखती, कुछ टेढ़ी वगैरह ऐसी होती है क्योंकि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता. दैट इज अ डिसीज कंडीशन. ठीक है, बट वो हार्मफुल डिसीज कंडीशन नहीं है, इसलिए उतना वो सीवियर प्रॉब्लमेटिक नहीं है. बट आपने देखा होगा कि कितने लोगों को 2 अंगूठे होते हैं, या तो लास्ट फिंगर में साइड में छोटी सी एक उंगली होती है. सो द मोर फिंगर्स इज कॉल्ड पॉलीडिक्टेली. ठीक है, उसकी ये बायोलॉजिकल टर्म है, मेडिकल टर्म है, पॉलीडिक्टेली बोलते हैं उसको. ये एक डिसीज कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली ह्यूमंस में 5 ही फिंगर होती है. तो अगर 6 हैं यानी 6 हैं, देन इट इज अ डिसीज कंडीशन. जेनेटिक डिसीज कंडीशन होती है वो, जो कि इनहेरिटेड है. ठीक है, वो इनहेरिट होती है, बट उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है किसी पर्सन को, तो हम उसको एज ए डिसीज नहीं देखते हैं. बट इट इज अ एबनॉर्मल कंडीशन, राइट. वो नॉर्मल नहीं है. नॉर्मली 5 उंगली ही होनी चाहिए, 5 फिंगर्स ही होनी चाहिए. क्लियर? सो दिस इज वन एग्जाम्पल. हियर वी हैव अनदर 2 एग्जाम्पल ऑफ द डिसीज, एंड बाय विच आई वुड लाइक टू शो यू हाउ यू कैन ड्रॉ द पेडिग्री चार्ट. ओके, सो सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का, जिस डिसीज का नाम है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी. ओके, अब ये कैसा डिसीज है? ऑटोसोमल एंड डोमिनेंट. डोमिनेंट ट्रेट की वजह से होता है, यानी ये डिसीज मायोटोनिक डिस्ट्रोफी है वो एक तो ऑटोसोमल है, यानी क्रोमोसोम्स जो कि ऑटोसोम्स है, यानी 1 from 1 to 22 में से कोई भी एक क्रोमोसोम के जीन में डिफेक्ट की वजह से ये डिसीज हो रहा है. दूसरा है डोमिनेंट ट्रेट की वजह से, यानी अगर इसका एक एलील भी डिफेक्टिव, एक एलील भी जीन का प्रेजेंट है, इट मीन्स वो डिसीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है. ठीक है, दूसरा हम रेसेसिव का भी एग्जांपल देखेंगे. फिलहाल अभी ये देखते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के बारे में एक डिसीज में हम अभी नहीं जाएंगे डिटेल में अभी, क्योंकि हम पेडिग्री के बारे में बात कर रहे हैं. सो पेडिग्री चार्ट में हम डिसीज कंडीशन के लिए यहाँ पे हमने 3 जनरेशन है वो दिखाई है. ठीक है, ओके. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो अगर ये दादा दादी हैं या नाना नानी, लाइकवाइज. ठीक है, 3 जनरेशंस दिखा रहे हैं हम इधर पेडिग्री चार्ट में. तो हियर इज अ फीमेल एंड हियर इज अ मेल, क्योंकि आपको ये सिंबल्स अभी पता है. ठीक है, फीमेल के लिए हम सर्कल दिखाते हैं, मेल के लिए स्क्वायर दिखाते हैं. अभी इधर फीमेल में डिसीज है, फीमेल को डिसीज है. ठीक है, तो हमने पूरा ये फिल कर दिया. अभी नेक्स्ट मान ले हम उनको 4 संतानें हैं, 4 ऑफस्प्रिंग है. पहली फीमेल, सेकंड मेल, अगेन मेल एंड लास्ट अगेन फीमेल. सो आउट ऑफ 4 प्रोजेनीज उनकी 2 संतानें हैं, उनको भी डिसीज हुआ है. जैसे कि एक ये मेल है और दूसरी ये फीमेल है, उनको. ठीक है, तो पेरेंट में फीमेल को डिसीज था, उनके 4 बच्चे. ठीक है, 2 लड़कियां और 2 लड़के, जिनमें से एक लड़के को और एक लड़की को भी ये डिसीज हो गया. तो ये बात की हमने सेकंड जनरेशन की. अभी इनके भी मैरिज हुए, राइट, जिसमें हमने ये 3rd में दिखाया है कि 3rd जो भी लड़का था उसकी ये मैरिज हुई, शादी हुई. ठीक है, और 4th जो लड़की थी जिसको डिसीज था उसकी भी शादी हुई है ना. तो ये बीच में मैरिज की लाइन, ये सिंबल्स याद रखने हैं आपको. अभी इनको भी 3 बच्चे और इनको भी 3 ऑफस्प्रिंग्स, राइट. तो ये अभी कौन सी जनरेशन आ गई? 3rd जनरेशन. ठीक है, तो अभी इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों नॉर्मल थे, यानी ये लड़का और ये लड़की दोनों ही नॉर्मल थे. उनके बच्चे भी तीनों नॉर्मल ही हुए. ठीक है, फिर नेक्स्ट ये जो फीमेल थी जिसको डिसीज था, ठीक है, उनकी शादी तो नॉर्मल मेल से ही हुई, बट उनको खुद को डिसीज था. और ये कैसा डिसीज है? डोमिनेंट ट्रेट वाला डिसीज है. ठीक है, तो उनके ये जो तीनों बच्चे हुए उनमें से
एक लड़की थी उसको भी ये डिसीज हुआ, ठीक है। सो बाय विच हियर वी कैन आइडेंटिफाई दैट इस लड़की को थर्ड जनरेशन में डिसीज क्यों हुआ, क्योंकि उनकी नानी को ये डिसीज था, है ना। मदर को डिसीज था, मदर की मदर को डिसीज था। सो ये मैटरनल इनहेरिटेंस है वो देखने को मिला इधर, यानी मदर की साइड में ये डिसीज थे, हिस्ट्री थी डिसीज की, तो ये नहीं थर्ड जनरेशन तक भी ये आगे बढ़ी, ठीक है। तो इसकी मदद से हम देख सकते हैं कि कितने % चांसेस है वो डिसीज होने के नेक्स्ट जनरेशन में है, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो। मदर की भी फैमिली हिस्ट्री से डिसीज हो सकते हैं, फादर की फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जरूरी है ध्यान रखना कि उनकी फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री ना हो, और अगर है भी तो एक में ही हो, दोनों की फैमिली में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्रीज ना हो, क्योंकि वो बेटर रहता है कि अगर एक पेरेंट नॉर्मल है देन देयर विल बी अ लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिसीज इन द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। दूसरा एंड लास्ट एग्जाम्पल है जो कि है ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट का, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया डिसीज। ओके, अगेन डिसीज के बारे में अभी हम नहीं बात करेंगे, हम अभी बात कर रहे हैं पेडिग्री चार्ट के बारे में। ये ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट है, इसका मतलब कि रेसेसिव एलील की वजह से ये होता है, तो यानी दोनों रेसेसिव एलील प्रेजेंट है तभी ये डिसीज हो गया, यानी डोमिनेंट नहीं है। डोमिनेंट है तो वो एक एलील डोमिनेंट आ जाएगा तो भी डिसीज हो जाएगा, बट रेसेसिव है तो दोनों रेसेसिव एलील प्रेजेंट होंगे तभी ये डिसीज होगा, ठीक है। सो इधर हम पेरेंट देख रहे हैं, इधर भी 3 जनरेशन की बात करेंगे हम। पेरेंट है वो दोनों नॉर्मल है, फील नहीं किया हमने, इसका मतलब दोनों है वो नॉर्मल है, उनमें से किसी को डिसीज नहीं है। अभी नेक्स्ट उनको अगेन 5 चिल्ड्रन है, 5 चाइल्ड है, 5 ऑफस्प्रिंग है। पहला लड़का जो कि नॉर्मल है, दूसरा लड़का जिसको डिसीज है, थर्ड लड़की है जो कि नॉर्मल है, फोर्थ भी लड़की है जिसको डिसीज है, एंड फिफ्थ लड़का है जो कि नॉर्मल है। इसका मतलब पेरेंट तो नॉर्मल थे बट उसके एक लड़के को और एक लड़की को ये डिसीज था। ओके, अब हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। तो ये जो कि दोनों लड़की नॉर्मल थी, उनकी शादी हुई नॉर्मल ही लड़के के साथ, यानी अगेन ये दोनों भी नॉर्मल ही हैं, बट उनके जो बच्चे हुए 3, एक लड़का और 2 लड़की, उनमें से एक लड़के को ये डिसीज हो गया। तो आप देख सकते हो कि इधर थर्ड जनरेशन में जाके ये डिसीज है वो शो हुआ। इसके भी मदर फादर है वो नॉर्मल थे, और अगेन उनके भी मदर फादर है वो नॉर्मल थे, मेटरनल साइड है, यानी ये लड़की थी तो इनके भी माता पिता हैं वो नॉर्मल ही है, कोई डिसीज नहीं, यानी 2 जनरेशन तक डिसीज नहीं शो हुआ, थर्ड जनरेशन में जाके ये डिसीज है वो दिखा, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये रेसेसिव ट्रेट है, दोनों रेसेसिव एलील जिसमें इकट्ठा होंगे डिसीज्ड वाले तभी जाके डिसीज है वो शो होगा, तो वो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट देखने को नहीं मिलता है, बट दिस काइंड ऑफ डिसीज इज वेरी रेयर बट वेरी हार्मफुल टू। क्लियर? तो इससे हमें पता चलता है फैमिली हिस्ट्री से कि आगे की जनरेशन में ये कुछ ऐसे इनहेरिट होने के जेनेटिक डिसीज के चांसेस है या नहीं है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर पेडिग्री एनालिसिस। ओके, यहाँ पे खत्म होता है टॉपिक। तो इसमें से आपको एमसीक्यू रिलेटेड एज वेल एज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क, राइट। नेक्स्ट अब जो भी हम पढ़ेंगे वो सारे डिसीज पढ़ेंगे। ये भी एक डिसीज का ही पार्ट था कि हम डिसीज को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वेदर नेक्स्ट जनरेशन में होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसका ही एक एनालिसिस था, पेडिग्री एनालिसिस जिसको बोलते हैं। तो ये आप अभी सेम फॉर योर एक्सरसाइज आप अपने फैमिली हिस्ट्री की एक पेडिग्री चार्ट है वो तैयार कर सकते हो, ताकि आपको सिंबल्स भी याद रह जाए और इट कैन बी अ फन एक्टिविटी ऑल्सो, राइट। तो क्या करो, आप अपनी 3 जनरेशंस या 4 जनरेशंस जो भी आपके पास डिटेल अवेलेबल है, पेरेंट्स को पूछ के ऐसे एक पेडिग्री चार्ट है वो रेडी कर सकते हो। बहुत कर सकते हो, मदर के लिए एक, यानी मदर की मैटरनल इनहेरिटेंस का, और एक पैटर्नल इनहेरिटेंस यानी फादर के इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो उसमें इस तरह से, जैसे कि आप इधर अगर पैटर्नल इनहेरिटेंस ड्रॉ कर रहे हो, देन दादा दादी, ठीक है, फिर उनके कितने बच्चे, यानी आपके जो भी चाचा हैं या सारे जो भी जितने उनके बच्चे थे दादा दादी के, उन सबको इधर दिखा सकते हो। फिर उनके मैरिजेस तो साइड में लाइन करके दिखा सकते हो। देन अगेन उनकी जनरेशंस, यानी जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स, राइट, थर्ड जनरेशंस,
तो इस हिसाब से आप 3 जनरेशन का चार्ट तो इजीली ड्रॉ कर ही सकते हो, क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल होती ही है हमारे पास, राइट। हमें पता ही होता है दादा दादी एंड देन आफ्टर द फैमिली हिस्ट्री। सो इस हिसाब से जैसे कि आप कोई एक डिसीज लेके चलो, मान लो जैसे कि वेरी कॉमन डायबिटीज या तो फिर बीपी, ब्लड प्रेशर, तो ऐसी कोई भी हिस्ट्री है वो आप ड्रॉ कर सकते हो कि कितने कितने लोगों को फैमिली में था और कितना आगे है वो बढ़ा। तो डायबिटीज का आप लेके एग्जाम्पल ऐसी पेडिग्री चार्ट है वो ड्रॉ कर सकते हो घर में 3 जनरेशन्स की, ठीक है। सो उससे क्या होगा, सिंबल्स भी आपको याद रह जाएंगे और ये एक्टिविटी भी हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट पेडिग्री एनालिसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सारे डिसीज के, एंड व्हेन द डिसीज विल फिनिश्ड आवर चैप्टर इज ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू।